नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो ऐसे फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है और जो देश के लोग हैं वो सलाम कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ को कि ऐसे फैसले इससे पहले हो जाने चाहिए थे। आपको याद होगा 2016 में मोदी सरकार बेनामी संपत्तियों को लेकर एक कानून लेकर आई थी, जिससे कि आपको कैश में प्रॉपर्टीज लोग खरीदते हैं, जो ब्लैक मनी है उसे प्रॉपर्टीज में वो बदल देते हैं, लेकिन उसका कुछ हिसाब किताब नहीं होता। उन सबको पकड़ने के लिए मोदी सरकार 16 में कानून लेकर आई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, उस पर स्टे लग गया। लेकिन अब डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर फैसला सुनाया है और फैसला सुनाया है अवैध बांग्लादेशियों पर, अवैध घुसपैठियों पर जो इस देश में रह रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा 2019 में सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब जो फैसला डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया है, जिसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, ना ही किसी का कोई बयान आया है, अब कागज भी दिखाना होगा और अगर इस देश के नागरिक नहीं है तो यहां से भागना भी पड़ेगा। पूरी खबर क्या है विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दोनों जो फैसले हैं वो डिटेल में बताइएगा, लेकिन पहले जो घुसपैठियों को लेकर फैसला है वो बताइएगा। एक एक करके बताता हूं। क्या हुआ कि जब 1966 से 71 तक बांग्लादेश वॉर से ठीक पहले पाकिस्तानी फौज वहां पे बहुत अत्याचार कर रही थी बांग्लादेश में, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, तो बहुत सारे लोग भाग भाग के भारत की सीमाओं के अंदर आ रहे थे जी। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। वैसे मुस्लिम जो कि पाकिस्तानी फौज जिनसे नफरत करती थी या जिन्हें भारत परस्त मानती थी, बंगाली मुसलमान उन्हें बोला जाता था, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के समर्थक थे। तो वो सब भाग के अपने यहां आना शुरू हुए। तो असम के जो मूल निवासी थे, जो वहां के रहने वाले लोग, उनको लगा कि ये बाहर से भाग भाग के आ रहे हैं, इससे हमारे यहां की डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे कल्चर को खतरा है, हमारी भाषा हमारी संस्कृति को खतरा है, असमिया भाषा असमिया संस्कृति को। तो 1971 से लेकर 6 साल तक असम में इन जो घुसपैठिए थे, जो बाहर से आए थे, उन लोगों के खिलाफ एक आंदोलन चला। तो असम गण परिषद एक छात्र संगठन थी और उसके नेतृत्व में वहां के युवाओं ने एक आंदोलन शुरू किया कि इन्हें बाहर भेजो, जो बाहर से आए थे, ये हमारी संस्कृति हमारी भाषा के लिए खतरा है। लगातार 6 साल चले आंदोलन के बाद 1985 में राजीव गांधी ने एक ट्रीटी किया जिसका नाम है असम एकॉर्ड, और उसमें भारत की नागरिकता के लिए एक धारा जोड़ी गई जिसका नाम है 6A। और 6A की धारा कहती है कि जो 1966 से 71 तक आए हैं यहां, वो भी भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, नहीं माने जाएंगे। अब राजीव गांधी सरकार ने तो कर लिया समझौता, असम एकॉर्ड हो गया, लेकिन उस दौरान रह रहे लोगों में से किसी को न वापस भेजा गया, ना उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन आया, और बाकायदा आते ही गए, उसके बाद भी आज भी आ रहे हैं। अब यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। हुआ ये, पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया? जब हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाएंगे, कि भारत का कौन सा नागरिक है उसका एक रजिस्टर तैयार करेंगे, एनआरसी जिसको हम बोलते हैं। अब वहां क्या किया कि नाम लिखना शुरू कर दिया। तो जो लोग 1966 से 71 के बीच आए थे और उसके बाद भी आए थे, कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं, उनको भी कैंपों में भेजना शुरू कर दिया, या फिर उनका नाम जो है ना नागरिकता सूची से बाहर कर दिया गया। आपने भी सुना होगा कि भारत की फौज में काम किया थे, वो कर्नल थे, लेकिन नागरिक नहीं है भारत के। तो इन सारे विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के हवाले से जो फैसला सुनाया वो ये है कि राजीव गांधी के जमाने में जो 6A जोड़ा गया था वो वैलिड है। 1966 से पहले जो लोग आए हैं या रह रहे हैं वो तो पूर्ण रूप से नागरिक है, उसमें कोई ये नहीं। अब 1966 से 1971 तक, तो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो लोग आए हैं
उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उन्हें भगा नहीं रहे, लेकिन उनको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी कि हम आए हैं, हमारा उसका कुछ सबूत, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ तो देना पड़ेगा। तब अगर वो रजिस्ट्रेशन उन्हें कराया तब वो भारत के नागरिक बन सकेंगे, और 71 के बाद वालों का कोई चांस नहीं। अच्छा, उस दौरान इस फैसले में यह भी लिखा गया कि उस दौरान के जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा कि असम में लगभग 40 लाख लोग आए और आपका बंगाल में 57 लाख लोग आए, लेकिन असम की जनसंख्या कम है, इस वजह से वहां की जो संस्कृति है उस पर खतरा मंडराया। ये समस्या बहुत बड़ी थी असम के लिहाज से। लेकिन मैं अगर देश के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं कि जिस तरीके से आज मौजूदा वक्त में अवैध घुसपैठिए देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, क्या उन पर भी ये कानून लागू होगा? क्या उनके भी कागज देखे जाएंगे और कागज देखने के बाद उन्हें इस देश से भगाया भी जाएगा? देखिए, एक हमसे ब्लंडर हुआ उस वक्त। हुआ यह कि ठीक है, बांग्लादेश में हालात अच्छे नहीं थे, वहां पाकिस्तानी फौज अत्याचार कर रही थी, भाग के लोग आए, और भारत में उस वक्त मोटा मोटी 1.5 करोड़ शरणार्थी आ चुके थे बांग्लादेश से। जब बांग्लादेश युद्ध खत्म हुआ या फिर जब बांग्लादेश की आजादी हो गई, शेख मुजीबुर रहमान बिल्कुल फ्रेंडली थे। उस वक्त भारत सरकार को कहना चाहिए था कि अब आप शरणार्थी वापस जा सकते हैं, वहां सब कुछ शांति स्थापित हो गया। लेकिन उस वक्त वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दूसरे पॉलिटिकल कारणों से वापस भेजा ही नहीं गया। जो खुद चले गए वो चले गए। होना यह चाहिए था ना कि आपके यहां अशांति है, मैं समझ गया, किसी भी शरणार्थी को शरण देना भारतीय का धर्म है, हर भारतीय का, और हम मानव धर्म निभाते हैं। लेकिन अब आपके यहां सब कुछ ठीक हो गया, हमने भी ठीक करने में अपना योगदान दिया है उसे, तो अब आप आए हो तो वापस चले जाओ, जो भी आए हो, भेजा नहीं। और अब वो क्या हो गया है ना कि इतनी बड़ी समस्या हो गई है वो कि उनका करना क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जाने को तैयार है नहीं, क्योंकि एक एक पीढ़ी, 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी से यहां रह रहे हैं। हम आए होंगे शरणार्थी बनके, लेकिन अब मेरे, मान लिया कि मैं शरणार्थी बनके आया हूं बांग्लादेश से, अब मैं यहां रह रहा हूं, उस वक्त मुझे कुछ नौकरी रोजगार मिल गया, मेरे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, अब आप बोलिएगा कि मैं अपने बच्चे या उनके बच्चे को लेकर वापस बांग्लादेश जाऊं तो मैं विरोध करूंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो यही समस्या हो गई कि अब किया क्या जाए। 1971 का ठीक है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 1971 के बाद भी जो है उनका भी क्या करना है? वो तो आदेश में कह दिया ना उनको वापस भेजो। तो संभव है? मान लिया कि आप खुद ही बता रहे हैं कि 40 लाख लोग कम ये असम में हैं, 70 लाख लोग बंगाल में हैं और त्रिपुरा में भी हैं, और ये सिर्फ सटे हुए राज्यों में नहीं, वो दिल्ली तक, हैदराबाद, हर जगह रह रहे हैं। मोटा मोटी एक अनुमान है कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं। आप 2 करोड़ लोगों को भगा के उनको देश में वापस भेज दीजिएगा क्या? गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। वो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे कोई, ये जबरदस्ती थोड़ी है पंकज जी। नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, सबसे पहले तो आपको साबित करने में ही पसीने छूट जाएंगे कि वो बांग्लादेशी हैं कि भारतीय हैं। उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हैं। वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है, आधार कार्ड उन्होंने बनवा के रखा है, उनके पास राशन कार्ड है, वो जब जहां रह रहे हैं वहां दूसरे तरह के तमाम वोटर आईडी है। तो सबसे पहली कवायद तो कि पहचान करिए कि कौन यहां का है, कौन नहीं। वो तो सरकार को, सरकार उस बात को कैसे, इस फैसले को कैसे लागू करती है? नहीं, असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके यहां कितने बांग्लादेशी हैं अवैध रूप से, हमें बता दीजिए, और कितने लोगों को आपने वापस भेजा ये भी बता दीजिए। जवाब नहीं दे सकी असम की सरकार। देखिए, सोसाइटी में इतना घुल मिल गया है। अच्छा बताइए, शादी ब्याह भी कर लिया, मान लिया कोई एक लड़की भाग के आई है, यहां उसका पति हो गया, उसके बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, क्या करना उस औरत का? करना क्या है आप बताओ ना? भेज दोगे? संभव है? पहले तो पहचान करने में ही पसीने छूट जाएंगे, और पहचान कर भी लिया तो 1 से 1.5 करोड़ लोगों को आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि शिफ्ट कर दिया गया है। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, और इधर उधर जो जाने वाले लोग थे ना, 52 लाख थे मात्र। हाँ, और आप 1.5 करोड़ लोगों को कह रहे हो कि हम बांग्लादेश भेज देंगे। व्यवहारिक बनो आप। संभव है? तो ये देखिए, उस वक्त मौका था, जैसे ही बांग्लादेश आजाद हुआ, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी को कहना चाहिए था कि सारे शरणार्थी वापस अपने देश चले जाइए, क्योंकि वहां का निर्माण आपको करना है, वहां स्थिति ठीक हो गई। किया नहीं। और समस्या यह है कि आज आसाम, बंगाल, त्रिपुरा से लेके दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह किसी बड़े शहर में चले जाइए ना, आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। मैं झारखंड में आपको दिखा दूंगा,
सरेआम घूम रहे हैं। ये अब काम सरकार का किस तरीके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराती है। अब बेनामी संपत्ति वाले फैसले पर आते हैं, वो बताइएगा। देखिए, बेनामी संपत्ति को मैं आसान भाषा में बताता हूं जी। 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत एक डाला है, उनको कोर्ट में गया ये मामला, जिसमें केंद्र सरकार ने नया प्रोविजन लाया था। ये लाया था कि बेनामी संपत्ति जो है उसे अटैच करने का अधिकार प्रशासन को मिलना चाहिए। लेकिन विवाद यह था कि कब अटैच कर सकते हैं। जैसे ही पता चला एजेंसी को कि बेनामी संपत्ति है तब अटैच कर सकते हैं, या फिर जब कोर्ट कचहरी में वो फैसला हो जाए कि ये बेनामी है तब कर सकते हैं। अब कोर्ट कचहरी का यहां केस का तो हाल पता है ना, और खास करके सिविल मैटर का पीढ़ियां गुजर जाएगी लेकिन फैसला नहीं आ पाता। तो क्या हुआ था कि जब याचिका दायर की गई थी तो उच्चतम न्यायालय ने ही उस वक्त यह कहा था कि यह ड्रैकोनियन रूल है, बेनामी संपत्ति को आप ऐसे कैसे अटैच कर सकते हैं। कल को मान लिया कि यह बेनामी नहीं निकली तो, और एजेंसी तो ऐसे किसी को भी कह देगी कि ये तो बेनामी है, तो फिर तब तक तो अटैच करके रखेगी जब तक फैसला नहीं आया था। तो ये गड़बड़ है। तो उस वक्त क्या किया था, इसे असंवैधानिक और मनमानी पूर्ण बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार गई, रिव्यू पिटीशन डाला कि एक बार पुनर्विचार कर लीजिए इसे। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था कि ये असंवैधानिक और मनमानीपूर्ण है, उसी को आज पलट दिया है। तो इससे बदलेगा क्या? बदलेगा ये कि सबसे पहले तो ये समझिए कि बेनामी संपत्ति क्या होती है। आपके पास अभिषेक बहुत पैसे हैं और अनाप शनाप आपने कमाया है पैसे, लेकिन आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि प्रसून जी, आपके पास तो न रहने को है न खाने का है, आप मेरे यहां नौकर भी हैं, इतने दिनों से आस्था भी है, से मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं जो कि आपके नाम पे रहेगा लेकिन पैसा मैं पे करूंगा। प्रॉपर्टी खरीद लिया, सारा उपयोग आप कर रहे हैं क्योंकि मैं तो आपके यहां घरेलू नौकर हूं या इस तरह का कोई स्टाफ हूं कि मेरे पास हैसियत भी नहीं है आपसे टकराने की। तो जब कानून पकड़ेगा तो ये कहेगा कि ये तो पंकज प्रसून की प्रॉपर्टी है। पंकज प्रसून के पास इनकम नहीं है, अगर खरीदा होगा तो ये जेल जाएगा, आपको तो कुछ नहीं होगा, आप तो साफ साफ बच गए। तो इस तरह से हमारे देश में बड़े पैमाने पर पत्नी के नाम पर, बेटे के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे इस तरह की संपत्तियां खरीदी जाती रही। तो ऐसे संपत्ति को बेनामी कहते हैं, मतलब नाम किसी और का लेकिन मालिक कोई और है। हाँ, मालिक कोई और है, पैसे किसी और ने लगाए। तो अब इस फैसले के बाद उन संपत्तियों को सरकार अटैच कर सकती है? बिल्कुल। देखिए, यही क्रांतिकारी फैसला है। होता क्या था कि सरकार जानकर भी बेबस थी। आपने ब्लैक बहुत पैसे कमाया, अरबों रुपए कमा लिए, आपने अपने रिश्तेदारों, पत्नी, बेटों के नाम पे संपत्ति खरीद ली। अगर मैं आप पे छापा भी मारूंगा तो सिर्फ आपको पकड़ूंगा, या आपके पास जो बची हुई जो आपके नाम से संपत्ति वही पकड़ सकता हूं ना। बेनामी तो आपका सेफ है पुराने प्रावधान के अनुसार। अब जो सुप्रीम कोर्ट नया रूल लेके आई, सुप्रीम कोर्ट करे, केंद्र सरकार जो नया रूल लेके आई है उसके अनुसार सिर्फ अगर अभिषेक पुंडीर ने काला धन कमाया है तो अभिषेक पुंडीर की ही से प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी, उस काले धन को पत्नी के नाम पे अगर इन्वेस्ट किया है तो पत्नी की भी प्रॉपर्टी सीज होगी, बेटे के नाम पे इन्वेस्ट किया है तो बेटे की भी प्रॉपर्टी सीज होगी, बेटी को अगर दे के खरीदवाया है तो बेटी को भी होगा, दामाद को दे दिया है कुछ गिफ्ट तो दामाद की भी संपत्ति आ जाएगी। ये फर्क आएगा। तो ऐसे तो फिर देश में प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएंगी जब धड़ाधड़ पकड़ी जाएगी। सस्ती हो या नहीं हो, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे से ये सब खरीदा है उनके लिए थोड़ा संकट है। बिल्कुल। तो सावधान हो जाइए, अगर आपने भी बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है, चल अचल कोई भी आपकी संपत्ति है, और जिस तरीके से हमारे देश के नेता लोग 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ रुपए गबन करके बैठे हैं, खाकर उन्हें बैठे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बनाए हुए हैं, वो अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन पर बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ मोदी सरकार को 2 ऐसे हथियार देकर चले गए जिनसे अब देश सही दिशा में चलने वाला है। बाकी पंकज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।